तो जगह रही दिखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लोग हिस्ट्री के ही एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ओके, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइमन कमीशन। ओके, इसके बारे में भी हम सभी लगभग जानते हैं। ठीक है, मगर इसे आज हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसका ये जो भारत शासन अधिनियम था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ओके, तो इस भारत शासन अधिनियम का जो आर्टिकल 84 था 84, यानी भारत शासन अधिनियम जैसे आज का हम लोग का संविधान है, ठीक उसी ही प्रकार यह अधिनियम भी एक छोटे से एक लघु संविधान के ही रूप में भारत में लाया गया था। ओके, और इसका जो आर्टिकल 84 था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी जो है उसकी जांच के लिए प्रत्येक 10 वर्षों पर एक राजकीय आयोग या राजकीय जांच आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, अर्थात 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा हमारे भारतीय प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, उसी की जांच के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक राजकीय जांच आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ओके, तो इसके अनुसार यदि 1919 ईस्वी में हमारा भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, तो इसके हिसाब से 1929 ईस्वी में एक राजकीय जांच आयोग का गठन होना चाहिए था। ठीक है, अर्थात 1919 में यदि 10 वर्षों को जोड़े तो 1929 प्राप्त हुआ। ठीक, मगर इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 ईस्वी में ही एक जांच आयोग का गठन कर दिया गया। आयोग का गठन कर दिया गया और इसी जांच आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ा। ओके, तो आखिर कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी उस समय ब्रिटेन में, जिसके कारण 1929 से 2 वर्ष पहले ही अर्थात 1927 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार को एक राजकीय जांच आयोग का गठन करना पड़ा। ओके, तो आइए उसके विषय में हम सभी जानते हैं। तो जैसे कि प्रावधान था 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में, तो उसके हिसाब से 1929 ईस्वी में एक जांच आयोग का गठन किया जाना था। मगर 1929 ईस्वी में ही ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात जैसे कि भारत में हमारा निम्न सदन है लोकसभा, ठीक है, उसी प्रकार ब्रिटेन का जो निम्न सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, तो उसमें आम चुनाव होने वाला था। ठीक है, अर्थात 1929 ईस्वी में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आम चुनाव
संपादित होने वाला था। अब देखिए, अभी तो उस समय वर्तमान में यहाँ ब्रिटेन में अन उदार दल की सत्ता थी, अन उदार दल, ठीक है दोस्तों। मगर अन उदार दल को यह विश्वास नहीं था कि अगली बार हमारी ही पार्टी सत्ता में आएगी, ठीक है। तो इसलिए वह चाहती थी कि भारत से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान हमारे ही नेतृत्व में हो, क्योंकि यदि उदार दल की पार्टी आती है, यानी मजदूर दल की, जिसे लेबर पार्टी कहा जाता था ब्रिटेन में, तो इनका मानना था कि यदि लेबर पार्टी की सरकार आती है भारत में तो उसके हाथों में ब्रिटिश साम्राज्य का हित बहुत ही असुरक्षित होगा। वह कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारत के पक्ष में ही डिसीजन ले लेगा और हमारा ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो तहस नहस हो जाएगा। ओके, तो इसी डर से वहां की जो अनुदार पार्टी थी उन लोगों ने मिल करके और साइमन कमीशन का गठन कर दिया। ओके, और इसके साथ साथ क्या था कि हमारे देश में एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी। ओके दोस्तों, 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, जिसके सभापति चित्तरंजन दास थे और उसके उप सभापति के रूप में यानी प्रधान महामंत्री के तौर पे पंडित मोतीलाल नेहरू कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो इस पार्टी की एक मांग थी और उस मांग के अनुसार ये पार्टी कह रही थी कि भारत में आपने द्वैध शासन व्यवस्था की तो शुरुआत कर दी, मगर ये द्वैध शासन व्यवस्था कहाँ तक लागू हो रही है इसे जांच करने के लिए आपने किसी प्रकार के राजकीय आयोग का गठन नहीं किया, जिसके कारण इस व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। तो यही कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य यह चाहती थी कि जल्द से जल्द करके एक राजकीय जांच आयोग का गठन किया जाए और उसे भारत में वहां के प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई है उसकी जांच कराया जाए। और जैसे ही हम लोग राजकीय जांच आयोग का गठन कर देंगे, स्वराज पार्टी की मांग जो है वो समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ स्वराज पार्टी भी भारत में आकर्षणहीन बनकर रह जाएगी। ओके, तो यहाँ पे दो कारणें बताया मैंने जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को 2 वर्ष पूर्व ही एक राजकीय जांच आयोग के रूप में साइमन कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी। ओके, इसके बाद एक और तीसरा कारण था, उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, 1926-27 ईस्वी आते आते भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ही अधिक व्यापक वृद्धि हो गई थी, ठीक है, क्योंकि काकोरी रेल लूट कांड देख लीजिए या चौरी चौरा हत्याकांड देख लीजिए, ये सभी जो घटनाएं थी यह प्रदर्शित कर रही थी कि भारत में जो शांतिपूर्ण आंदोलन किए जा रहे थे, भारत में जो बिना हथियार के सभा किए जा रहे थे, मतलब सभा का आयोजन किया जा रहा था, वे सारी गतिविधियां अब समाप्त हो गई है और उग्रवादी गतिविधियों ने पुनः अपना रुख कर लिया है और जगह जगह क्रांतिकारी गतिविधियां संपन्न हो रही है। ओके, तो ब्रिटिश साम्राज्य चाहती थी कि यदि अभी ही फिलहाल में ही यदि किसी राजकीय जांच आयोग का गठन करके हम भारत में भेजते हैं और वहां की जो शासन व्यवस्था है उसकी जांच करवाते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत की जो जनता है या भारत के जो भी नेता है वो हमेशा से ही मांग कर रहे हैं कि भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना किया जाना चाहिए। ओके, मगर उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हम भारत में तभी कर पाएंगे जबकि वहां पे इसके लिए योग्य प्रतिनिधि उपस्थित हो, ठीक है। मगर जैसे ही हमारे आयोग के लोग वहां की क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे, वहां की जनता को वे अयोग्य सिद्ध कर देंगे और हमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करने से वंचित हो जाना पड़ेगा, यानी यह हमारे लिए ही फायदेमंद होगा, ठीक है। और इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति का विचार प्रकट किया, ठीक है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे।
ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जो साइमन कमीशन था उसके सदस्यों पर नजर डाल देते हैं। ओके, साइमन कमीशन के सदस्य। ओके दोस्तों, इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, और ये 7 सदस्य अंग्रेज ही थे। क्योंकि अंग्रेजों को भारत में श्वेत भी कहा जाता है और सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही कारण है कि इस कमीशन को व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन। ओके दोस्तों, और इस कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए इस कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज ही थे। और चूंकि अंग्रेजों को भारत में श्वेत कहा जाता है, इसीलिए इस आयोग का नाम भी भारत में श्वेत आयोग पड़ा और अंग्रेजी में इसी को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और इस कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। ठीक है, जब यह कमीशन भारत आया तो इसका प्रबल विरोध शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसके टोटल सदस्य अंग्रेज थे। अब देखिए, मान लीजिए कि हम ही के घर में कोई जांच करने आ रहा है और हमें को उसमें शामिल नहीं कर रहा है, तो बताइए वह तो जांच में अपनी मनमानी कर सकता है ना? क्योंकि यहाँ पे यदि किसी प्रकार के भारतीय सदस्य होते, यदि 1-2 भी होते, तो इससे क्या होता है कि यदि अंग्रेज सदस्य अपने स्वार्थ में रख करके भारत के संबंध में किसी भी प्रकार के डिसीजन लेते, तो उस भारतीय द्वारा इसका विरोध किया जाता है ना? तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों को मतलब जितने भी इसमें सदस्य थे उनमें अंग्रेजों को ही शामिल किया, भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया। ओके, और जब यह कमीशन भारत आया और इससे इस बारे में पूछा गया कि आपने किसी भी भारतीय सदस्य को इस कमीशन में शामिल क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब देते हुए उस समय के तत्कालीन वायसराय ने 2 कारण बताया था। ठीक है, तत्कालीन वायसराय जो उस समय के थे उन्होंने 2 कारण बताया था, और उन 2 कारणों में पहला कारण था कि यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था वह ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। ठीक है, यानी रिपोर्ट का ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। ओके दोस्तों, और दूसरा कारण यह बताया था भारत में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का, धर्म जाति एवं संप्रदायों का अस्तित्व होना। देखिए, इन दोनों कारणों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। देखिए, जैसे ही पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे भारतीय नेताओं ने वायसराय से संपर्क स्थापित किया और उनसे इस बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था कि आपने हमारे भारतीय सदस्यों को इस कमीशन में
शामिल नहीं किया और हमारे ही देश में हमारे ही शासन व्यवस्था के संदर्भ में जांच करने के लिए आ गए। ठीक है, यह तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। तो इस संदर्भ में उस समय के तत्कालीन वायसराय ने 2 कारण प्रस्तुत किया। ठीक है, उनका पहला कारण था कि रिपोर्ट का ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए, यह जो कमीशन है यह अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी वह ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी और ब्रिटिश संसद को समझाने के लिए ब्रिटिशर्स की ही आवश्यकता है, न कि आप सभी भारतीयों को। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के समक्ष आप यदि किसी भी प्रकार के बातों को प्रस्तुत करेंगे तो वह तो केवल और केवल अपना ही कहा करेगी। तो उसमें आप लोगों को शामिल किया जाए या न किया जाए उस है। तो यही कारण है कि केवल और केवल ब्रिटिशर्स को ही इस कमीशन में शामिल किया गया। ओके, और दूसरा कारण बताते हुए तत्कालीन वायसराय ने कहा कि भारत में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों या जाति या धर्म का अस्तित्व है। ठीक है, अर्थात यह कि जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था उसमें केवल और केवल 7 सदस्य थे। ओके, जबकि भारत में हजारों जाति धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। ठीक है, यानी यदि 7 सदस्य में से यदि ब्रिटिश सरकार 3 भी भारतीयों को शामिल करती इस कमीशन में तो केवल और केवल यदि अधिक से अधिक करती तो 3 संप्रदाय के लोगों को उसमें शामिल करती या एक ही संप्रदाय के 3 लोगों को शामिल कर लेती। तो इससे क्या होता कि भारत के जो अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं तो उनमें यह असंतोष प्रकट होता कि हम जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं उस संप्रदाय से एक भी सदस्य को नहीं लिया गया। अर्थात यहाँ पे सांप्रदायिक असंतोष उभर कर सामने आ जाता और यह कमीशन गठित होने से पूर्व ही समाप्त भी हो जाता। ओके, अर्थात यहाँ के असंतोष को कम करने के लिए ही 7 सदस्यों को अंग्रेज सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, तो इन कारणों को बताते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को प्रमाणित किया। ठीक है, और उन्होंने अपने किए को सही प्रमाणित करने का प्रयास भी किया। ओके, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे साइमन कमीशन के गठन के जो उद्देश्य थे उसको जानने का प्रयास करते हैं। ओके, साइमन कमीशन के गठन के क्या उद्देश्य थे, उसे जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आइए देखिए, इसका पहला उद्देश्य था भारतीय प्रांतों में, पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं उसके बाद समझा दूंगा। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की जांच करना। ओके, दूसरा उद्देश्य था ब्रिटिश शासित भारत में शिक्षा और प्रातिनिधिक संस्थाओं की प्रगतिशीलता की जांच करना।
ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते चलिए। ओके, ओके फ्रेंड्स, इसको नोट कर लिए। इसके बाद इसका एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, भारत में, इसको मैं मिटा देता हूं और मिटा करके उसके बाद लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हटेगा, थोड़ा लंबा में हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था पहले ही। चलो, ओके दोस्तों, आइए, इसका जो तीसरा पॉइंट था, यानी तीसरा जो उद्देश्य था वह था भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन किस हद तक स्थापित किया जा सकता है या किस हद तक लागू हो सकता है। ओके, किस हद तक लागू हो सकता है और विधानमंडलों में द्वितीय सदन होना चाहिए या नहीं। नोट कर लीजिए, भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन किस हद तक लागू हो सकता है और विधानमंडलों में द्वितीय सदन होना चाहिए या नहीं। ओके, चलिए, तो देखिए, मैं यहाँ तीनों पॉइंट को डिस्कस कर देना चाहता हूँ। इसमें जो पहला पॉइंट था, अर्थात जो इसके गठन का प्रथम उद्देश्य था, वह उद्देश्य था भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की जांच करना। ओके, अर्थात 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारतीय जो प्रांत हैं उसमें द्वैध शासन की स्थापना तो की जा चुकी थी, मगर वे द्वैध शासन किस हद तक सही जा रहा था, इसकी जांच करना बहुत ही जरूरी था, या बहुत ही आवश्यक हो गया था कि द्वैध शासन व्यवस्था की जांच किया जाए और उसकी जो महत्व है उसको प्रमाणित किया जाए। ओके, तो इस कारण से इसका गठन किया गया। उसके बाद हमारा अगला उद्देश्य था, यानी इसके गठन का अगला उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा और प्रातिनिधिक संस्थाओं का विकास अर्थात प्रगतिशीलता का जांच करना। ओके, अर्थात यह कि जो उस समय लगातार मांग किया जा रहा था उत्तरदायी शासन का, ठीक है, और यह कहा जा रहा था कि आप लोग मतलब जो यहाँ के नेता थे भारतीय, वो ब्रिटिशर्स से कहा करते थे कि आप लोग यहाँ के शासन की पूर्ण जिम्मेदारी हम लोगों पे सौंप दें और हम लोग इस शासन को संभालेंगे। ओके, तो यहाँ ब्रिटिशर्स को यह देखना अनिवार्य था कि भारतीय किस हद तक शिक्षित है और यहाँ पे जो प्रातिनिधिक संस्थाएं हैं उसका किस हद तक विकास हुआ है। जब तक वे इस बात की पुष्टि नहीं कर लेते, वे लोग भला भारतीयों को कैसे सत्ता सौंप देते। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी इस बात का डर था कि यदि मान लीजिए कि हम लोग भारत को स्वतंत्र कर देते हैं, हम लोग भारतीयों को सत्ता सौंप देते हैं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के हाथ से ऐसी सोने की चिड़िया छूट जाए और कोई दूसरा आकर के इस पर अपना शासन स्थापित कर दे। ठीक है, तो उन लोगों की एक यह अन्य लिप्सा भी थी। ठीक है, उसके बाद अगला इसका पॉइंट है, अर्थात इसके गठन का जो तीसरा उद्देश्य है वह यह
कि भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन किस हद तक लागू हो सकता है और विधानमंडलों में द्वितीय सदन होना चाहिए या नहीं। ठीक है, यह भी वही बात है। अर्थात उत्तरदायित्वपूर्ण यह है कि जो हमारे शासन का प्रधान होगा, अर्थात जो नाम मात्र का प्रधान होगा, वह ब्रिटिशर्स होगा, यानी ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का शासक होगा। ओके, मगर उसका जो वास्तविक प्रधान होगा भारत का, वह एक भारतीय ही होगा और वह लोगों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो यह कि भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन किस हद तक लागू हो सकता है, अर्थात इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो कहां तक अप्लाई हो सकते हैं भारत में, यह देखना भी ब्रिटिशर्स के लिए अनिवार्य था और संसद तक यह पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। और इसके बाद एक और इसमें पॉइंट जोड़ा गया है कि विधानमंडलों में द्वितीय सदन होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अर्थात विधानमंडल में जो आजकल राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद है, तो द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद आता है, तो उसका अस्तित्व विधानमंडल में होना चाहिए अथवा नहीं, इसकी भी जांच करना बहुत ही अनिवार्य था। ठीक है, तो इन सभी उद्देश्यों से साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने अपना समस्त विचार तो भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, मगर क्या भारतीय इससे संतुष्ट थे? तो चलिए अभी हम लोग उसी तथ्य पे चर्चा करेंगे। ओके, साइमन कमीशन का बहिष्कार। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने हम सभी भारतीयों को बहुत ही समझाने का प्रयास किया, बहुत ही मोटिवेट किया, मगर अंततः भारतीयों को यह समझ में आ ही गया कि ये जो अंग्रेज है वो अपने स्वार्थ को ध्यान में ही रख करके किसी भी कार्य का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का नियम बना रहे हैं। ओके, भारतीयों में इस बात से शुरू से ही असंतोष था कि हम सभी भारतीयों में से किसी भी भारतीय सदस्य को इस कमीशन में क्यों नहीं शामिल किया गया। ठीक है, क्योंकि भारतीय इस बात को समझते थे कि किसी भी शासन प्रशासन में सभी प्रकार के जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी के प्रतिनिधि तो जाते नहीं हैं, उसमें कुछ ही संप्रदाय होते हैं जिसके व्यक्ति उस शासन या प्रशासन में हिस्सा लेते हैं। तो भारतीयों में इतनी नासमझी भी नहीं थी कि यदि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भारतीय सदस्य को जो किसी एक संप्रदाय का होता और उसे साइमन कमीशन में नियुक्त किया जाता तो भारतीय इसका विरोध करते। ओके, तो भारतीय इससे कहीं से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे और उन लोगों ने इसी को लेकर के और इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ओके, और इसी उद्देश्य से डॉक्टर एम ए अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ओके दोस्तों, अर्थात जैसे ही जनता का मूड साइमन कमीशन के खिलाफ हुआ, इसका तत्कालीन फायदा उठाते हुए डॉक्टर एम ए अंसारी ने, जो कि उस समय 1927 ईस्वी में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
यह जो मद्रास सेशन था यह दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न हो रहा था। ओके, अर्थात उस समय जो 1927 ईस्वी के दिसंबर महीने में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी द्वारा किया जा रहा था, उसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, और जैसे ही साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। ठीक है, यह भारत में सर्वप्रथम बंबई पहुंचा था। बंबई पहुंचा, समस्त भारतीय जनता द्वारा उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे समस्त भारतीय राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करना शुरू किया, मगर इसमें भी कुछ ऐसे दल थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया। और उन दलों में 3 प्रमुख थे, जिसमें से पहला है, एक तो भीमराव अंबेडकर, अर्थात इनके नेतृत्व में या इनके अधीन जितनी भी जनता थी या इनके विचारों से प्रभावित जितनी भी जनता थी, उन्होंने भी साइमन कमीशन का स्वागत करना शुरू किया। ओके, उसके बाद एक पंजाब में ही यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने भी साइमन कमीशन का स्वागत किया। इसके बाद मोहम्मद शफी ग्रुप था, जिसने भी साइमन कमीशन का स्वागत किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ क्षेत्र के नेता तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, परंतु कुछ ऐसे भी नेतागण थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में किन किन नेता ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किया और क्या क्या घटनाएं घटी, उस पर नजर डालते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जो साइमन कमीशन था सर्वप्रथम 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई आया था। ओके, और मुंबई के बाद उस समय बम्बई कहा जाता था। ठीक है, बम्बई, सर्वप्रथम बम्बई आया, बम्बई से दिल्ली प्रस्थान किया। ठीक है, दिल्ली से ही लाहौर गया था। ओके, लाहौर से लखनऊ, लखनऊ से पटना, ठीक है, और पटना से ही कलकत्ता का रुख किया था। ओके दोस्तों, अब देखिए बम्बई में जैसे ही इसका विरोध हुआ, वह रेलगाड़ी के माध्यम से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में भी उसका जबरदस्त विरोध हुआ, काले झंडे लेकर के इसका बहिष्कार किया गया और गो साइमन बैग का नारा भी लगाया गया। ठीक है, उसके बाद यह लाहौर पहुंचा। लाहौर में जो था वह साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व यहां लाला लाजपत राय द्वारा किया जा रहा था। ओके दोस्तों, अब देखिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोग इतने उग्र हो गए थे कि साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया और साइमन कमीशन के बहिष्कार करने वाले जनता के विरुद्ध जो पुलिस प्रशासन नियुक्त किए गए थे, ठीक है, उन लोगों के साथ जनता का झड़प भी प्रारंभ हो गया था। इसको देखते हुए तत्कालीन जो पुलिस चीफ था, पुलिस चीफ जिसका नाम था लेफ्टिनेंट स्कॉट,
इसने सैंडर्स को आदेश दिया है उन पर जल्द से ही जल्द लगाम स्थापित कीजिए और उनको नियंत्रित करिए, ताकि जो हमारा कमीशन गया हुआ है भारत में वह सफलतापूर्वक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। ओके, और वहाँ की जो गतिविधियां है उसका सही से जांच कर सके। ओके, तो सैंडर्स ने क्या किया कि वहाँ के जो पुलिस थे, ठीक है, उन्हें यह आदेश दिया कि आप यहाँ की जो जनता है उन पे लाठियां बरसा दें। ओके, बस इतनी सी आदेश मिलने की ही देरी थी। पुलिस सैंडर्स के आदेश पाते ही वहाँ की जो उग्र भीड़ थी उन पे लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, और इसी लाठी बरसाने के क्रम में लाला लाजपत राय के सिर पे बहुत ही ज़्यादा चोट लग गए थे, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ओके, और जब इनके सर पे लाठियां बरसाई गई थी और ये घायल अवस्था में थे, तभी इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर बरसाई गई लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत का कील साबित होगा। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा, यह उनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। इसके बाद देखिए, जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई अंग्रेजों के द्वारा, यह हमारे भारतीय जो क्रांतिकारी दल थे वे कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का मतलब उद्देश्य ही था क्रांतिकारी गतिविधियां करना, और उसमें भी एक बहाने की तलाश थी जिसके कारण उनमें बदले की आग पनप सके। ठीक है, और जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, इसकी बदला लेने के लिए हमारे देश में जो HSRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसके जो सदस्य थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एवं जयगोपाल, इन सदस्यों ने मिलकर के और 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को ही, अर्थात लाला लाजपत राय के मृत्यु के केवल 1 महीने के ही अंदर ये जो सैंडर्स थे इनकी हत्या कर दी गई। ओके, और सैंडर्स की हत्या के द्वारा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। ओके, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, लखनऊ में जब साइमन कमीशन लाहौर से लखनऊ पहुंचा, तो लखनऊ में उस समय साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत कर रहे थे। ठीक है, यह वही गोविंद वल्लभ पंत हैं जो कि यूपी के प्रथम CM भी बने थे। ओके, तो यहाँ भी साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया गया, जिसके कारण जल्द ही साइमन कमीशन ने लखनऊ से पटना की ओर रुख किया। ठीक, पटना की जनता ने भी, हालांकि यहाँ पे पटना में साइमन कमीशन के स्वागत का बहुत ही जबरदस्त मतलब एक माहौल तैयार किया गया था, और पटना के बाहर के जितने भी जनता थे उनको गाड़ी के माध्यम से, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन थे उनके द्वारा पटना की जनता को लाया गया था वहाँ पे पटना में स्वागत करने के लिए। और उन लोगों को कहा गया था कि जैसे ही साइमन कमीशन का आगमन हो वैसे ही आप लोग उसका स्वागत करना प्रारंभ कर दीजिए।
ओके, मगर यहाँ की जो जनता थी उन लोगों में भी धीरे धीरे इस कमीशन की जो स्वार्थपूर्ण नीतियां थी उनकी जानकारी हो चुकी थी, और वे लोग भी जो अन्य जगह की जनता थी उन लोगों की ही भांति साइमन कमीशन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद साइमन कमीशन कलकत्ता का रुख किया। ठीक है, कलकत्ता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, पहले यहां तक नोट करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे देखेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने यह देखा कि साइमन कमीशन जहां जहां गया उसका प्रबल विरोध हुआ, उसका हर जगह से बहिष्कार हुआ, जिसके कारण साइमन कमीशन ने अपने जो कार्य थे उसे सफलतापूर्वक नहीं कर पाया, और इस क्रम में साइमन कमीशन को कुल 2 बार भारत आना पड़ा। ठीक है, 2 बार भारत आना पड़ा। ओके, ठीक है, 2 बार भारत आना पड़ा, और 2 साल की यानी 2 वर्ष की परिश्रम के बाद इस आयोग ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा, और अंततः 27 मई 1930 ईस्वी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इसके प्रावधान को, यानी इस रिपोर्ट में जिन सारी बातों को कही गई थी उसको हम लोग एक अलग वीडियो के सेशन में लेकर के आएंगे, जिसमें उन सारे तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। ठीक है, धन्यवाद।